गुड इवनिंग एवरीवन। प्रयास एजुकेशन के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी दबा दिया होगा। अगर नहीं दबाया तो अभी जाकर दबाएं। साइंस को इजी और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम आज का हमारा टॉपिक देखते हैं, जिसका नाम है सजीवों की संरचना। क्या है सजीवों की संरचना? क्या होता है सजीवों की संरचना, उसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारी जो कोशिका है वो हमारे जीवन का आधार है। तो जीवन का आधार क्या है? कोशिका है। बेसिस ऑफ लाइफ सेल, बेसिस ऑफ लाइफ सेल है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो जीव है वो क्या होता है, एक नहीं कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, जीव जो है कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो सेल है जो सजीवों की संरचनात्मक, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मानी जाती है और प्रातः स्वतः जनन की समर्थता पाई जाती है। मतलब अगर हम देखें किसी को कैंसर है तो उसके अंदर क्या होता है कि सेल्स हैं अपने आप ग्रोथ करने लग जाती हैं, बाहर की तरफ क्या होती है, ग्रोथ करने लग जाती है। मतलब उनके अंदर जनन की सामर्थ्यता पाई जाती है। विभिन्न इनके अंदर क्या होता है, विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे संगठन पाए जाएंगे, बिल्कुल माइक्रो अमाउंट्स के अंदर ये पाए जाते हैं। जो क्या होती है, सभी क्रियाएं होती हैं, जिनको हम क्या संकेत देते हैं, क्रियाएं कहते हैं, जिनसे क्या होती है, हमारी क्रियाएं होती हैं और इन्हें सामूहिक रूप से जीवन कहते हैं। इनको ही क्या कह देते हैं, हम अपना साइंटिफिक रूप में जीवन कह देते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हमारा एनिमल सेल का। एनिमल सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसको क्या कह देंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये देख रहे हो आप, इकट्ठे से पाए जाते हैं गोल्जी एपिरेचर्स पाए जाते हैं। और ये क्या होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब स्मूथ अंतःपदरवी जालिका, जिसे हम कह देते हैं चिकनी अंतःपदरवी जालिका। ये क्या हो जाता है, न्यूक्लियस हो जाता है हमारा। ठीक है, और ये हो जाता है लाइसोसोम्स। ये जो छोटे से गोल सा दिख रहा है आपको पार्ट, ये इसको हम कह देते हैं लाइसोसोम। एंड ये जो होती है, ये देखिए, ये है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करती है, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, शक्ति ग्रह भी कह देते हैं। अब हम बात करते हैं कि सेल शब्द है जो कहाँ से लिया गया है। सेल जो है अंग्रेजी के अक्षर सेल, लैटिन भाषा शब्द शेलुला। शेलुला मतलब एक कमरा होता है, छोटा कमरा, जिसको हम क्या कह देते हैं, सेल। अब सेल की खोज हमारे को पहले तो ये नहीं पता था कि सेल होती क्या है, क्या नहीं होती। सबसे पहले हमारे को किसने बताया, रॉबर्ट हुक ने हमें सेल के बारे में बताया कि ऐसी सेल दिखती है, ऐसी होती है। इसके ऊपर अनेक प्रकार के सिद्धांत भी प्रतिपादित हुए और इस सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया, श्वान और स्लाइडेन ने। इस सिद्धांत का क्या कहता है, ये कोशिका संबंधित विज्ञान और किसको क्या नाम दे दिया, कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कह दिया। क्या नाम दे दिया इसको, साइटोलॉजी। अब हम बात कर लेते हैं कोशिका के रूप में कैसी कैसी पाई जाती है। कोशिकाएं दो टाइप्स की पाई जाती हैं। पहली होती है एक कोशिकीय जीव और दूसरे हम दे देते हैं नाम बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव होते क्या है। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, जो मतलब से एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं, पूरा जीवन अपनी एक ही कोशिका के साथ व्यतीत करते हैं। जिन जीवों का शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है उनको क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव। जो अपनी जैव क्रिया जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन एक ही कोशिका द्वारा होता है, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखें हम, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास। अमीबा का आपने देखा होगा, बिल्कुल इतना सा होता है, हम तो देख भी नहीं सकते आंखों से, सिंपल उनको, वो एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, उसके अंदर दूसरी कोई कोशिका नहीं पाई जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं बहुकोशिकीय जीव। चलो मैं आपको अमीबा का एग्जाम्पल डायग्राम बना के दिखाता हूँ कैसा होता है अमीबा। ये देखिए, ये इसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाएगा, ये अमीबा है। अमीबा इसके अंदर केंद्रक द्रव्य होगा, सिर्फ कोशिका कितनी पाई जा रही है, एक ही। ठीक है, ये किसी भी शेप में हो सकता है, आप किसी भी हाथ की शेप में, आपके पैर की शेप में, किसी भी शेप में पाया जा सकता है ये बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, जो अपना जीवन एक से अधिक कोशिकाओं पर से मिलकर बना होता है। मतलब हम देखें कि बहुत सी कोशिकाओं पर आधारित होता है।
ठीक है, जैसे कि हम लोग खुद का एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा शरीर है जो कई कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। उत्तक हो गए हमारे शरीर के अंदर, जो भी कुछ है, मतलब एक कोशिका से तो नहीं बना ना, वो अनेक कोशिकाओं के योगदान से उत्तक का निर्माण होता है। एग्जाम्पल हमारा क्या देखेंगे हम, मनुष्य का। ठीक है, सूक्ष्म कोशिका, हमने आप लोगों ने सुना होगा कि कोशिका है वो सूक्ष्म भी होती है और अति बड़ी, मतलब वो भी होती है, विस्तृत भी होती है, बड़ी भी होती है। सूक्ष्म कोशिका कितनी छोटी होती है, आप उनको बिल्कुल अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे, मतलब 0.5 से 20 माइक्रोमीटर, 0.5 से 20 माइक्रोमीटर। इसकी बात करते हैं, ये हम देखते हैं माइक्रोप्लाज्मा, मतलब PPLO। PPLO की फुल फॉर्म क्या होती है, प्लूरोफिनोमिना लाइक ऑर्गेनिजम्स। प्लूरोफिनोमिना लाइक ऑर्गेनिजम्स के नाम से हम माइक्रोप्लाज्मा को भी जानते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कहीं भी पूछा जाए, आप भूलना मत। PPLO सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका, आप लोगों ने एक नाम सुना है, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग देखा होगा कि सबने, या कोई भी पशु मेला वगैरह लगता है वहां आपको देखने को भी मिल जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा। और साइज क्या होता है, 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। अब कोशिका हम पढ़ते जाते हैं, एक चीज टॉपिक के ऊपर रिसर्च होती है तो उसके अंदर एक सिद्धांत भी बहुत से आते हैं, लोग अपवाद भी बहुत से बनते हैं, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। कोशिका सिद्धांत, सबसे पहले हम सिद्धांतों पर बात करेंगे, अपवाद उसके बाद देखेंगे कि अपवाद क्या क्या आए थे, क्या नहीं आए थे। 1838 और 39 के अंदर क्या हुआ, जंतुओं का वैज्ञानिक थायोडोर और श्वान व पादप वैज्ञानिक मेथासन शेलीडर, आपको मैंने 2 नाम बताए थे ना, शेलीडर ने कोशिका सिद्धांत का क्या किया, प्रस्तुत किया। और उन्होंने इस सिद्धांत के अंदर बहुत सी बातें कही, जो मेन बातें पढ़ लेते हैं कि यहाँ भी उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। वो कहते हैं कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उन्होंने कहा कि भाई मिलकर बना होगा, उनके बिना तो कोई काम नहीं हो सकता, कोशिका के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। फिर उन्होंने एक और बात बोली, कोशिका सभी जीव क्रियाओं की मूलभूत इकाई है। सजीवों में होने वाली समस्त क्रियाएं कोशिका के अंदर ही होती हैं। अब देख लो, कोई भी काम है हमारा कोशिकाओं के अंदर होएगा। आज हमें अब भूख लग रही है, हम मुंह से खा रहे हैं, तो वो क्या होता है, कोशिकाओं के थ्रू ही जा रहा है, हमारे बॉडी के अंदर कोशिकाओं के ही थ्रू जाएगा। और उन्होंने एक बात बोली, कोशिका अनुवांशिक इकाई है, मतलब हमें पैदाइशी मिलती है, ठीक है, क्योंकि इनमें केंद्रक में अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल का नाम सुना होगा। जेनेटिक्स मटेरियल क्या होता है, जो हमें लक्षण निर्धारित करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो भी क्रियाएं हैं, जैसे माता पिता के अनुसार हमें मिलता है। जो कोशिका है हमारी त्वचा होती है, हमारा जो मुंह वगैरह सब कुछ होता है, हमारी शेप होती है शरीर की, वो क्या होती है, हमारे पेरेंट्स के साथ मेल खाती है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, अनुवांशिक इकाई भी कह देते हैं। नई कोशिकाएं पूर्ण उपस्थित कोशिकाओं से बनती है। अब जो नई कोशिकाएं हैं, पुराने जो पहले से उपस्थित है उन्हीं कोशिकाओं से बनती है। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं कैंसर का ही। कैंसर के अंदर क्या होता है, एक कोशिका है, उसी के ऊपर अनेक कोशिकाएं ग्रोथ करती जाएंगी, क्या हो जाती है, वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसके बहुत से अपवाद भी आगे। क्या होता है, विषाणुओं में कोशिका रचना नहीं होती, कोशिका की रचना नहीं होती। विषाणुओं में क्या है, कोशिका की रचना ही नहीं होती, कोशिका की प्रेजेंस ही नहीं होती, उनका कोई काम नहीं है इसलिए, ठीक है। सभी जीव कोशिका एक कोशिकीय मतलब कोशिकीय नहीं होते। क्या कहता है, ये सभी जीव कोशिकीय नहीं होते और सभी कोशिकाओं का स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। अब जो ये पहले कह रहा था कि सब कह रहे थे कि भाई कोशिकाओं का केंद्रक स्पष्ट होता है, ये होता है, वो होता है, पर नहीं, कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर केंद्रक स्पष्ट नहीं होता। उनका एग्जाम्पल क्या याद रखना है आप लोगों को, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरी शैवाल, जीवाणु, ठीक है, ये दोनों इनके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। केंद्रीय पदार्थ के चारों ओर केंद्र की झिल्लिका का अभाव होता है इनके। केंद्रीय मतलब जो न्यूक्लियस है उसके बाहर होता है जो आवरण पाया जाता है, जो उसको न्यूक्लियस को सुरक्षा प्रदान करता है, वो नहीं पाया जाता, जिसके कारण क्या होता है, ये केंद्रक द्रव्य के अंदर ही विकसित होता है। ये पूरा जो न्यूक्लियस केंद्रक होता है, जो हमारा केंद्रक द्रव्य के अंदर पूरी तरह से मिला होता है। अब बात करते हैं हम कोशिका की संरचना के बारे में। कोशिका की संरचना कैसी होती है, यूकैरियोटिक होती है, प्रोकैरियोटिक होती है, ठीक है।
अब क्या होती है कोशिका की संरचना। यूकैरियोटिक कोशिका के निम्न घटक पाए जाते हैं जिनका अध्ययन हम किस में करते हैं, जंतु कोशिका से। अब जो भी घटक पाए जाएंगे वो हम यूकैरियोटिक कोशिका का देखेंगे तो किसके अंदर पाए जाएंगे, जंतु कोशिका के एग्जाम्पल लेके हम देखेंगे। अब हम देखते हैं जंतु कोशिका क्या है। जंतु कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया था, सेंट्रियोल बताया था, लाइसोसोम बताया था, राइबोसोम, ये देखिए ये सब बार एक चौड़ी सी परत पाई, देखिए ये डायग्राम के अंदर देखिए ये जो छोटे 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 से न्यूक्लियस के बाहर की तरफ पाए जा रहे हैं वो क्या होते हैं, राइसोसोम्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब खुरदरी अंतःपदरवी जालिका है, और न्यूक्लियस है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल, और एक चीज और पाई जाती है हमारे पास, उसको कहते हैं गोल्जी एपीरिएचर, मतलब गोल्जी बॉडी के बाहर छोटे 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 यूं एक 3-4 लेयर्स के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कोशिका ये आगे कितने टाइप्स की होती है। अब हम बात करते हैं कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाएगा। कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन मतलब बाहरी आवरण, सेल मेम्ब्रेन कह देंगे। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, केंद्रक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी कोशिका के अंदर पाया जाता है। जो 3 प्रमुख पार्ट्स होते हैं वो हमारी कोशिका में पाए जाते हैं। कोशिका कला क्या होती है, कोशिका कला, कोशिका कला कोशिका द्रव्य की सबसे बाहरी सजीव आवरण है। अब जो बाहर कोशिका के पाया जाएगा, कोई भी कोशिका है, सेल में कोई भी है, ये मान ली मैंने कोशिका ले ली, इसके बाहर क्या होगी, एक लेयर पाई जाती है जो क्या करती है, इसको प्रोटेक्शन का काम करती है। मेम्ब्रेन होती है, परत होती है जो इसको प्रोटेक्शन का काम करती है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में कोशिका कला की मोटाई क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ये 70-75 एंगस्ट्रॉम से लेके 105 एंगस्ट्रॉम तक पाई जाएगी। ये नहीं है कि आज मेरी कोशिका में 70 की है तो उसकी शुतुरमुर्ग के अंडे के अंदर 70 एंगस्ट्रॉम की मोटी पाई जाए, नहीं, सबके अंदर अलग अलग पाई जाएगी। कोशिका कला त्रिस्तरीय आवरण है जो प्रोटीन व फॉस्फोलिपिड अणुओं से बनी होती है। कोशिका कला क्या होती है, 1, 2 और 3 स्तर पाए जाएंगे जो क्या है, प्रोटीन फॉस्फोलिपिड्स अणुओं के बने होते हैं। अब बात करते हैं कोशिका कला कोशिका में प्रवेश करने वाले बाहर व कोशिका कला में प्रवेश जो भी कोई पदार्थ करेगा और बाहर जो भी कोई पदार्थ जाएगा उसका नियंत्रण क्या करेगी, सेल मेम्ब्रेन ही करेगी हमारी। ये नहीं है कि कोई कह देगा, न्यूक्लियस कह देगा नहीं मैं करूंगा, नहीं, वहां पर कोशिका का नियंत्रण कौन करेगी, कोशिका कला करेगी। इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको, चयनात्मक, मतलब यही चयन करेगी कौन आएगा कौन जाएगा, कौन नहीं आएगा कौन नहीं जाएगा। ठीक है, यह कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है। अगर ये सेल मेम्ब्रेन ना हो तो कोशिका की आकृति को कौन प्रदान करेगा, कैसी कोशिका होगी कैसी नहीं होगी, इसका निर्धारण कौन करेगा, कोई नहीं कर सकता। क्या करती है ये, कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करेगी, एक स्टेबिलिटी प्रदान करेगी। नहीं तो आप कोई किसी की पात्र में डालो, किसी में डालो, वैसी आकृति ले लेती, पर ऐसा नहीं होता। वो एक निश्चित आकृति में रहती है और ये क्या करती है, जीव द्रव्य को सुरक्षा प्रदान करती है। अब जो जीव द्रव्य न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य है उसको भी क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करेगी। हाँ भी तू कहीं मत जा, मैं तेरे साथ हूं यहाँ। ठीक है, पादप कोशिकाओं में कोशिका कला के चारों ओर एक निर्जीव परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। और पादप कोशिकाओं में तो एक और परत पाई जाती है कोशिका कला के बाहर की ओर चारों तरफ, जिसको क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कह देते हैं। कोशिका भित्ति की संज्ञा किसको देते हैं हम, पादप कोशिकाओं में ही पाई जाएगी। कोशिका भित्ति होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का आपने नाम सुना है, सेल्यूलोज होता क्या है, मेरे को कोई बता सकते हैं सेल्यूलोज क्या होता है? मैं बताता हूँ आपको। सेल्यूलोज ये होता है कि जो पौधे हैं उसके अंदर एक कोशिकाओं के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जो कि सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब सेल्यूलोज जो पादप कोशिका है उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है और मेन घटक ही सेल्यूलोज होता है पादप कोशिकाओं का। और ये किस किस से मिलकर बनी होती है, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टोज, पॉलीसेकेराइड्स आदि भी। मतलब एक अकेला सेल्यूलोज नहीं पाया जाएगा, इसके अंदर हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन तथा पॉलीसेकेराइड्स भी पाए जाएंगे जिससे ये बनी होती है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के आधार पर कोशिका का वर्गीकरण किया जा सकता है। अब हम कोशिका भित्ति पाई जाएगी उसके या नहीं पाई जाएगी इसके आधार पर कोशिका का वर्गीकरण कर सकते हैं, पादप कोशिका एंड जंतु कोशिका।
अब हम इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी समझेंगे यहाँ पर क्या क्या अंतर होता है इसके अंदर। कोशिका भित्ति पादप कोशिका को निश्चित आकृति व अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति जो पादप को क्या करती है, निश्चित आकृति व अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है। और कोशिका भित्ति जो जंतु कोशिका में होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डायग्राम। इसके अंदर देखिए एनिमल सेल तो हम ऊपर देखें, अब हम देखते हैं पहले उससे पहले प्लांट सेल। ये क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या उसके अंदर पाया गया था? बिल्कुल पाया गया था, एनिमल सेल में भी पाया गया था और ये प्लांट सेल में भी पाया जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाई गई थी, न्यूक्लियस भी पाया गया था, गोल्गी अपीयरेंस भी पाया गया था, और क्या क्या पाया था हमने, सेल वॉल। सेल वॉल का अब देखते हैं हम, सेल वॉल अलग से आ गई ना, इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। सेल वॉल पाई जाएगी वो सिर्फ किसके अंदर पाई जाएगी, प्लांट्स के अंदर। बाकी संरचना जो होती है लगभग इनकी आपस में समानता रखती है, पर कुछ जगहों पर जो सेल वॉल नहीं पाए जाने के कारण इनकी संरचना में थोड़ी सी भिन्नता आ जाती है। केंद्रक द्रव्य साइटोप्लाज्म, इसका नाम सुना होगा, सभी ने सुना होगा, पढ़ते ही आ रहे हैं हम पीछे से। साइटोप्लाज्म का काम होता है हमारी मतलब केंद्रक के अंदर जो बाहरी केंद्रक द्रव्य केंद्रक के अंदर एक द्रव्य पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कह देते हैं। कोशिका कला व केंद्रक के मध्य उपस्थित पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका कला व केंद्रक के मध्य जो कोशिका कला है उसके व केंद्रक है, जो केंद्र है उसके मध्य एक पदार्थ पाया जाएगा, लिक्विड पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। इस तरल पदार्थ में जल, इसके अंदर ये अकेला नहीं पाया जाएगा, जल, ग्लाइकोजन, वसा व अन्य पदार्थ बहुत से पदार्थों से मिलकर बना होता है। ये भी कहते हैं कि मैं भंडारा लगा के ही बैठूंगा, मैं यूं नहीं बैठ सकता। और इसके क्या होते हैं, इसके अंदर निम्न कोशिकांग पाए जाते हैं। अब हम इन कोशिकाओं का नाम देख लेते हैं पहले, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या क्या पाया जाता है क्या नहीं पाया जाता। हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, प्लास्टिड्स जिनको कह देते हैं हम, लाइसोसोम, ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम्स तो जिसको हम क्या कहते हैं, तारकाएं कह देते हैं। और उसके बाद हमारी आ जाती है एक रिक्तिका भी पाई जाती है। अब हमने जो भी पॉइंट्स हमने पीछे डिस्कस किए हैं उनको हम अब डिटेल से देखते हैं कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता, किसने खोजा किसने नहीं खोजा। खोज क्लोकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 में कर दी थी कि भाई मैंने तो बता दिया माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। नाम क्या दिए, नाम है जो बेंदा ने दिया। किसने दिया, बेंदा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाई जाती कहाँ नहीं पाई जाती उस पर हम बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाएगी। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में बिल्कुल नहीं पाई जाएगी, एब्सेंट होगी ये। माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह क्यों कहते हैं, मैं बताता हूँ आपको। शक्ति ग्रह भी कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है जो हमें जब भी जरूरत होती है, कोशिका को जब भी जरूरत होती है शक्ति की, पावर की, हाँ भी मेरे को ये काम करना है, मेरे को इसके लिए पावर चाहिए, तो कौन प्रदान कराएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या करता है, अपने अंदर जो भी पावर होती है उसको इकट्ठा करे रखता है, और जैसे ही किसी कोशिका को पावर की जरूरत होती है उसको पास कर देता है कि हाँ भी तू ये काम कर, मैं तेरे को पावर देता हूँ इस काम के लिए। और इसके बाद हम बात करते हैं जिन कोशिकाओं में शक्ति की अधिक आवश्यकता होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया अधिक, व जिनमें कम आवश्यकता होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया कम पाई जाएगी। अब शक्ति जिसके अंदर जैसे मेरे को शक्ति ज़्यादा चाहिए तो मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, आपको कम चाहिए तो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया कम है। अब ये क्या होती है, एक यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, मतलब एक झिल्ली नहीं पाई जाती, इसके अंदर दो झिल्लियाँ पाई जाती हैं। अब इसको भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बाह्य कोशिकांग और आंतरिक कोशिकांग। अब ये क्या होती है, बाह्य कोशिकांग। बाह्य कोशिकांग क्या होते हैं, चिकनी और समतल होते हैं। और ये जो आंतरिक कोशिकांग होते हैं इसके अंदर क्या होता है, उंगली के समान जो होते हैं, मतलब वलय पाए जाते हैं, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। उंगली के समान बहुत से वलय पाए जाएंगे, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ इसका कैसे होते हैं उंगली के समान वलय। ये रहे, देखिए
क्रिस्टी, ये देखिए उंगली जैसी दिख रही है आपको, हमारी जैसी उंगलियां होती है उसकी समानी ये दिखते हैं। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं आगे, क्रिस्टी होती क्या है और इसकी संख्या क्या होती है क्या नहीं होती, इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्रिस्टी की सतह पर असंख्य संवृत कण पाए जाते हैं, बहुत सी संख्या में, जैसे छोटे छोटे कांटे के समान से कण पाए जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, संवृत कण कहते हैं। क्रिस्टी के मध्य भाग पर अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। क्रिस्टी का मध्य भाग है जो, क्रिस्टी का मध्य भाग है जिसको हम कह देते हैं अधात्री या मैट्रिक्स। मैं आपको डायग्राम्स के थ्रू दिखाता हूँ कैसे होते हैं, मैं बना के दिखाता हूँ आपको संवृत कण क्या होते हैं। ये जैसे ये मेरे पास ये कोशिका है, ये तो इसके अंदर ये क्या छोटे छोटे से क्या हो जाएंगे, देखिए ऐसे, यहाँ छोटा सा ये पा लिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या होते हैं, संवृत कण होते हैं हमारे, और संवृत कण होते हैं ये, ठीक है। और अधात्री और मैट्रिक्स कहते हैं, इनके मध्य भाग में जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी के मध्य भाग के स्थान को अधात्री या मैट्रिक्स कह देंगे। अब मैट्रिक्स में 65 से 70% जो होता है हमारा प्रोटीन का, मतलब वो कहता है भाई मैं तो प्रोटीन को साथ में लेके रहूंगा, कुछ भी हो जाए, कोई आए चाहे ना आए, मेरे पास प्रोटीन होना चाहिए। कितने परसेंट, 60 से 70%, 65 से 70 सॉरी, ठीक है। और 25% ही वो कहता है भाई फॉस्फोलिपिड तेरी तो मेरे को कम जरूरत है, तू मेरे पास 25% ही रह जा, बाकी कोई जरूरत नहीं, मेरे पास प्रोटीन है, बहुत भरपूर मात्रा में प्रोटीन है। और आरएनए कहता है भाई तू हो चाहे ना हो पर थोड़ा सा आ जा मेरे पास, कितना, 0.5%, कितना, 0.5%। वो कहता है भाई 0.5% से मेरा सर जाएगा, तू अपना काम देख बाकी का, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए व राइबोसोम भी होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया है जो, उसके अंदर डीएनए भी पाया जाएगा, राइबोसोम भी पाए जाएंगे। ये तो है नहीं कि सिंपल मैट्रिक्स प्रोटीन वगैरह या आरएनए से सर्जेगा। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में क्या होता है, एंजाइम खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण भी होता है। अगर ऑक्सीकरण होगा तो ही क्या होती है, किसी काम को करने के लिए हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। किस चीज के ऑक्सीकरण से हमें ऊर्जा मिलती है, खाद्य के पदार्थ के ऑक्सीकरण से। मतलब जब खाद्य पदार्थ टूटेगा, ग्लूकोज का निर्माण होगा तो ही हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, इसके अंदर ही पीछे रह गई हमारी एक बात। क्या होते हैं कि देखिए क्रिस्टी क्या होती है, क्रिस्टी के अंदर एक चीज आपको बताना मैं भूल गया था, वो मैं बता रहा हूँ। क्रिस्टी ये देखिए गोल गोल संरचना पाई जाती है। इन पार्टिकल्स को हम क्या नाम दे देते हैं, F1 पार्टिकल्स। क्या नाम दे दिया हमने, F1 पार्टिकल्स। तो हम माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या पाया जा रहा है, क्या नहीं पाया जा रहा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये देखिए ये मैट्रिक्स पाई जाती है। मैट्रिक्स का मैंने आपको बताया कि क्या काम होता है, मैट्रिक्स यूं छोटी छोटी सी पाई जाएगी। फिर आ जाते हैं राइबोसोम्स हो गए, राइबोसोम्स पाए जाएंगे, ग्रेम्यूल्स पाए जाएंगे। इनर मेम्ब्रेन है जो ये माइटोकॉन्ड्रिया की, ये आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगी। अंदर वाली मेम्ब्रेन को हम क्या नाम दे देते हैं, इनर मेम्ब्रेन, और बाहर वाली को आउटर मेम्ब्रेन। अब हम बात करते हैं लवक यानी कि प्लास्टिड्स पर। क्या होते हैं ये, पादप कोशिका में पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स किस में पाए जाएंगे, प्लास्टिड्स प्लांट सेल में पाए जाएंगे, प्लांट सेल के अंदर ही पाए जाएंगे। विभिन्न प्रकार के वर्णक मिलते हैं। अब देखो कि ये तो है नहीं कि सिंपल एक ही वर्णक से पादप कोशिका का काम चल जाएगा। वो कहती नहीं मेरे को तो भाई बहुत वर्णक चाहिए, जिसके कारण इनके अंदर रंग में भिन्नता होती है। अब जो कई पादप देखे होंगे, कई नीले होते हैं, नीली सी पत्ती होती है, कईयों की कैसी होती है, बिल्कुल हरी होती है। उसका के कौन निर्धारण करता है, पिगमेंट्स करता है। कौन निर्धारण करेगा, पिगमेंट्स करेगा। अब इसके अंदर कौन कौन से वर्णिक पाए जाएंगे, लवक पाए जाएंगे, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णिक लवक। मतलब हरित लवक 3 ये वर्णक पाए जाएंगे, लवक 3 ये पाए जाएंगे। इन्हीं 3 के कारण ये आगे का अपना कार्य निर्धारण करेगी, कौन सा रंग किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए, उसका निर्धारण ये करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे, हमारा मेन जो घटक होता है वो होता है हरित लवक। ये क्या होता है, यह दोहरी झिल्लीयुक्त कोशिकांग है। मतलब 2 झिल्लियां पाई जाएंगी, एक झिल्ली से इसका काम नहीं चलेगा। इसके अंदर क्या होंगी, 2 झिल्लियां पाई जाएंगी। इन झिल्लियों क्रमशः बाह्य झिल्ली व अंतः झिल्ली कहते हैं। बाहर वाली झिल्ली, जैसे ये चीज है कोई भी मान लीजिए, एग्जांपल ले लेते हैं हम इस चीज का, ये कोशिका हर प्लांट सेल मान लीजिए,
इसके अंदर क्या होंगी, 2 झिल्लियां पाई जाएंगी। ये क्या होगी, बाह्य झिल्ली, और ये क्या हो जाएगी, अंतः झिल्ली। ठीक है, अंतः झिल्ली, 2 झिल्लियां हो गई। फिर क्या होता है, अंतः झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को पिटक या स्ट्रोमा कहते हैं। अंदर की तरफ जो घिरा रहेगा उसको क्या कह देंगे, पिटिका या स्ट्रोमा नाम दे देंगे। स्ट्रोमा एक क्या होती है, जटिल झिल्ली तंत्र होता है। स्ट्रोमा में एक जटिल झिल्ली तंत्र पाया जाएगा, झिल्लियों का तंत्र सा पाया जाएगा, गुच्छा सा पाया जाएगा, जिसके कहते हैं थाइलेकोइड्स, मतलब थैले के समान ये संरचना ले लेती हैं। थाइलेकोइड्स का 2 प्रकार से विन्यासित होते हैं। थाइलेकोइड्स भी आगे 2 प्रकार से विन्यासित होते हैं कि हाँ भी मैं तो 2 प्रकार से विन्यासित होऊंगा, डिवाइड होऊंगा आगे। इसकी झिल्ली व पिट्टिका में प्रकाश संश्लेषण संबंधी एंजाइम भी पाए जाते हैं। जो इसकी झिल्ली है उसके अंदर क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन काम करता है, अपने को सबको पता है, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, यही काम करेगा ना। हरित लवक काम करेगा तो ही तो हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण हो सकती है। इसमें डीएनए व राइबोसोम भी पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, डीएनए भी पाया जाएगा और राइबोसोम भी पाए जाएंगे। ठीक है, तो हम इसका डायग्राम देख लेते हैं क्या क्या पाया जाता है। स्ट्रोमा क्या है, ये स्ट्रोमा, ये क्या कहते हैं, हैज अपीयर एंजाइम एंड पीएच ऑफ सिलेबल सेल, मतलब ये क्या होती है, पीएच का नियंत्रण देखता है कि हाँ भी किसकी पीएच कितनी रहेगी। थाइलेकोइड्स, थाइलेकोइड्स ये देखिए ऊपर वाली संरचना पाई जा रही है, ये क्या हो जाएगी, थाइलेकोइड्स। ये क्या है, थाइलेकोइड। थाइलेकोइड्स का ये क्या करता है, ईटीसी एंड एटीपी सिंथेसिस के अंदर क्या करता है, काम करता है। ये कहता है भाई मैं तो ईटीसी और एटीपी सिंथेसिस में काम करूँ, बाकी काम तुम अपना 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 अलग देखो। लैमिला, लैमिला को हम क्या कहते हैं, ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स एंड सेपरेट्स थाइलेकोइड्स स्टैक या ग्रेना। क्या करता है, ये ग्रेना को सेपरेट करने का काम कर देता है, अलग कर देता है कि तू ग्रेना तू अलग रहे, मैं अलग रहूंगा। और ये क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन, ये क्या होती है, दोहरी झिल्ली, 2 आवरण, 2 झिल्लियां देख रहे हो, एक और एक, ये 2, ये क्या होती है, दोहरी झिल्ली युक्त आवरण होता है, डबल मेम्ब्रेन आवरण होता है। लाइसोसोम क्या होते हैं, अब लाइसोसोम्स पे हम चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे। लाइसोसोम, लाइसोसोम की खोज किसने की, DWA ने की थी, DWA ने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की, DWA ने। और इसके आगे क्या होता है कि ये झिल्ली युक्त थैलीनुमा संरचना है। अभी ये क्या होती है, ये थैले के समान संरचना पाई जाएगी, झिल्लियां पाई जाएंगी इसके अंदर, पर ये क्या होगी, संरचना थैले के समान ही होगी। अब जैसे ये मान लेता हूँ मैं लाइसोसोम है, तो इसकी संरचना कैसी हो रही है, ये थैले के समान दिख रही है आपको, थैले के समान ही इसकी संरचना होगी। इसमें जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो शर्करा, वसा, प्रोटीन आदि का अपघटन कर सरल अणु में तोड़ते हैं। अब क्या होता है, इसके अंदर भी एंजाइम पाए जाएंगे। ये कहेंगे कि मेरे को आगे जो भी है, शर्करा है, वसा है, प्रोटीन को तोड़ने में काम करना है, तो उसके लिए क्या आएंगे, जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाएंगे। लाइसोसोम क्षतिग्रस्त व मृत कोशिकाओं को अपघटन का कार्य करता है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो होता है कोशिका का मृत्यु गृह किसको कहते हैं, लाइसोसोम को ही कहते हैं ना। क्यों कहते हैं, क्योंकि क्षतिग्रस्त व मृत कोशिकाओं को अपघटित करने का काम करता है। जो भी कोशिका जैसे डैमेज्ड होगी हल्की सी, उसको क्या कर देगा, अपघटित कर देगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, मृत्यु गृह, पावर उसका कोशिका का मृत्यु गृह लाइसोसोम को कह देंगे। याद रखिए, काफी जगह पूछा जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। आत्मघाती थैली क्योंकि ये इसी के अंदर ही कोशिकाएं हैं जो आके नष्ट हो जाएंगी। अब हम इसके डायग्राम पे बात करते हैं, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है लाइसोसोम के अंदर। अब ये क्या होती है, डायग्राम इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर पाया जा रहा है, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है, खुरदरी सी पाई जाएगी, ये देख रहे हो, कांटे कांटे से दिख रहे होंगे। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, केंद्रक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका केंद्रक। ठीक है, ये केंद्रक का हो गया। ये क्या आ गया, लाइसोसोम, लाइसोसोम्स आ गए। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई, गोल्जी एपरेचर आ गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, न्यूक्लियर पोर्स आ गए इसके अंदर। ठीक है, और एक लाइसोसोम का इंपॉर्टेंट कार्य क्या होता है कि जिसके कारण हम इसे आत्मघाती थैली कहते हैं, ये अपनी भी कोशिकाओं को खत्म कर देता है। जो भी कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाएंगी उसको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, अपघटित कर देगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं।
चलिए, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको साइंस को इंटरेस्टिंग और इजी बनाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा दीजिए। और इस चैप्टर की आपको पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उस पर जाकर आप हमारी इस टेलीग्राम लिंक से हमारी जो है इस चैप्टर की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।